हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 2 का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये डिटेल्ड वन शॉट है, टू द पॉइंट मैं बात करूंगा, बहुत कम समय में सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दूंगा। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो सारे मैं कवर करूंगा, डेरिवेशन कवर करूंगा, न्यूमेरिकल कवर करूंगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आप पूरी चीज समझ पाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, डेरिवेशन भी बनने लगेंगे और साथ में आप न्यूमेरिकल भी लगाने लगेंगे। तो ये विश्वास करके पूरा वीडियो देखिए और साथ में नोट्स बना लीजिएगा। तो क्या कहना, चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये है डिटेल्ड वन शॉट, यानी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगा, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स सब कुछ आप तक पहुंचने वाला है। बात को आगे बढ़ाते हैं। कई बच्चों को ऐसा पूछते हैं बच्चे कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका फ्री पीडीएफ यानी इसका पीडीएफ एनोटेशन के साथ मिल जाए तो अच्छा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर क्लास 11 फिजिक्स फ्री पीडीएफ का कोर्स आपको दिख जाएगा। इसका मैंने बहुत ज्यादा प्राइस लाखों में कर दिया है जिससे कोई बच्चा गलती से ना खरीद ले। ये फ्री पीडीएफ है, इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ्स होंगी सब ओपन होंगी। आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएंगी, फिर उसका आप चाहें तो पढ़ाई करें या पढ़ाई में जैसे भी इसको इंक्लूड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, फ्री पीडीएफ के लिए अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाना है और ये जो कोर्स बना हुआ है उसके अंदर सब कुछ फ्री है, क्लास 11 फिजिक्स फ्री पीडीएफ्स। और आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको मिलते रहेंगे बाकी सारे अपडेट्स, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कोई भी ऐसी बात समझ में आती है तो मैं आराम से वहां अपडेट कर देता हूं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल। और साथ में जिन बच्चों को कंफ्यूजन रहता है उनको पढ़ाई में मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। द्रोणा 1.1 11th वाले बच्चों के लिए लाइव कोर्स है बेटा। जिनको ये समझ नहीं आता कि न्यूमेरिकल नहीं निकल रहे हैं, डेरिवेशन नहीं निकल रहे हैं, स्कूल के टीचर पढ़ा रहे हैं कॉम्प्लेक्स तरीके से, फिजिक्स डिफिकल्ट लग रही है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। डेरिवेशंस आपके निकलने लगेंगे, न्यूमेरिकल्स आपके बनने लगेंगे। यही नहीं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, वो भी मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ। यानी हजारों सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं कहीं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है जीरो टू हीरो वाला, वो ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलने वाला। साथ में एनसीईआरटी एग्जांपल्स के भी वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे टॉप क्वालिटी सुपर एक्सप्लेनेशन के साथ। और असाइनमेंट चैप्टर वाइज आपको वर्कशीट या असाइनमेंट भी मिलेगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। तो सारी तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं क्लास 11th के लिए। तो जो बच्चे क्लास 11 फिजिक्स में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं वो द्रोणा 1.0 में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, इसके स्टोर सेक्शन में जाएं और वहां पर ये कोर्स द्रोणा 1.2 दिखाई पड़ रहा होगा, क्लिक करके ले लें और मेरे साथ पढ़ाई स्टार्ट करें। चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो सबसे पहले पूरी बात समझेंगे हम लोग मैकेनिक्स, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो मैकेनिक्स के अंदर आएगा और काइनेमैटिक्स में आएगा, तो उसको समझना जरूरी है कि आखिर ये मामला होता क्या है। तो जो मैकेनिक्स होती है वो जब भी हमारा जो मटेरियल ऑब्जेक्ट होता है, जो वो मोशन में होता है, जब वो चल रहा होता है, मोशन में होता है, उस समय जब हम उसकी स्टडी करते हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के जब वो मोशन में होता है, जब स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को बोलते हैं मैकेनिक्स। फिजिक्स की उस ब्रांच को मैकेनिक्स बोलते हैं। इस मैकेनिक्स की सब ब्रांचेस होती हैं। कौन सी सब ब्रांचेस है जो हमें जाननी चाहिए? पहली होती है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है, कोई भी बॉडी जब इक्विलिब्रियम वाली स्टेज में होती है, जैसे कि ये पेन है और मैंने हाथ में उठा लिया तो ये रुका हुआ है, तो इस समय जब हम इसकी स्टडी करते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कैसे अचीव हो रहा है और मामला क्या है, तो हम स्टैटिक्स बोलते हैं। इसमें आपको टाइम का कैलकुलेशन करने का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि अब भी ये रुकी हुई है और 1 घंटे बाद भी ऐसे ही मिलेगी आपको, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो काइनेमैटिक्स होता है, जिसके अंदर ये चैप्टर नंबर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन चैप्टर नंबर 3 आता है, उसमें हम क्या करते हैं, यहां पर जो मोशन हो रहा है उसको हम स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन।
किस कारण या किस वजह से वो मोशन हो रहा है उसको जानने की जरूरत आपको नहीं होती। आप मोशन की स्टडी करते हैं कि भाई उसका पोजीशन कितना चेंज हुआ, उसकी वेलोसिटी कितनी घटी बढ़ी, एक्सेलरेशन कितना हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, इससे लेना देना नहीं होता। तो इसमें आप देखेंगे टाइम का मेजरमेंट बहुत एसेंशियल होता है, क्योंकि टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगी, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगा, टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज होगा। और चैप्टर नंबर 2 और 3 जैसा मैंने बताया, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन, ये काइनेमैटिक्स के अंदर आते हैं ये चैप्टर। और तीसरा सेगमेंट सब ब्रांच होती है मैकेनिक्स की, डायनामिक्स। डायनामिक्स में आपका आता है चैप्टर नंबर 4 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। उसके अंदर मोशन की हम स्टडी करते हैं कंसीडर करते हुए कि उस मोशन का कॉज क्या है, उस मोशन का कारण क्या है। तो जिसमें कारण को इंक्लूड कर लेते हैं वो बन जाता है डायनामिक्स। और आपका चैप्टर नंबर 4 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इस डायनामिक्स के अंदर आएगा। यहां पर आप जान ही रहे हैं कि इसका जो है टाइम वगैरह का एसेंशियल होता है, यहां भी जानना समझना। खैर, इसको बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आती है रेस्ट और मोशन की बात की भाई किसे आप रेस्ट में बोलेंगे, किसे आप मोशन में बोलेंगे। तो रेस्ट क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के चेंज होने पर अपनी पोजीशन ना बदले तो उसे हम बोलते हैं कि वो रेस्ट पर है। जैसे ये पेन है और मेरी आंखों के सामने यहां पर है और 1 घंटे बाद भी यही मिले हमको, तो हमारे रेस्पेक्ट में, हमारे रिलेटिवली ये जहां था वहीं मौजूद है, तो हम कहेंगे ये पेन रेस्ट पर है। लेकिन अगर अब ये पेन मैंने पकड़ रखा है और 1 मिनट बाद ये यहां चला जाए तो मेरे रेस्पेक्ट में इसने पोजीशन बदल दी, इसलिए ये अब रेस्ट में ना होके मोशन में है। बस इतनी सी बात है कि पोजीशन का चेंज हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो मोशन है, और पोजीशन का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ना हो तो वो भाई साहब रेस्ट है। तो यही जैसे कि रेस्ट में एक किताब रखी है टेबल के ऊपर तो वो रेस्ट पर है, और मोशन की बात मैंने बताई कि चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये आपका बन जाता है कि मोशन है। जैसे एक चलती हुई कार, चलती हुई ट्रेन, स्कूटर और भी कई चीजें हैं, चलती हुई घड़ियां, ये सारी बातें मोशन की हैं। अब क्या होता है कि रेस्ट और मोशन क्या होते हैं, ये रिलेटिव टर्म होते हैं। कैसे? क्योंकि एक बंदा कह सकता है ये चीज रुकी हुई है और एक अगला बंदा कह सकता है कि नहीं भाई ये चीज मोशन में है। तो अलग अलग ये रिलेटिव टर्म है। कैसे आप समझेंगे, एक मैंने डायग्राम बना रखा है, यहां पर देखिए एक बस बनाने की कोशिश की है। यहां पर 2 बंदे ए और बी हैं और एक बाहर बंदा अर्थ पर जमीन पे खड़ा है, सी है। अब इस बी वाले को जब ए देखता है, वो बगल वाली सीट पे बैठा है उसके, तो अभी भी बैठा है, 1 घंटे बाद भी वहीं बैठा है, तो इस बी को ए क्या बोलेगा कि बी रेस्ट पर है, क्योंकि भाई मेरे रिलेशन में, मेरे रिलेटिवली विथ रिस्पेक्ट टू मी, विथ रिस्पेक्ट टू माई सेल्फ, बी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन, तो बी हो गया रेस्ट में विथ रिस्पेक्ट टू ए। लेकिन ये जमीन पे जो खड़ा बंदा है भाई, ये तो बस चल रही है, 1 घंटे में 40-50 किलोमीटर आगे चली जाएगी, तो ये तो कहेगा बी चल रहा है क्योंकि बी आगे बढ़ गया। तो इसकी रिस्पेक्ट में बी मोशन में है और ए की रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में है। इसलिए रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है कि ऑब्जर्वर आखिर उसको कौन देखने वाला है, उससे ये साबित होगा कि उसके हालचाल क्या है, वो मोशन में है बॉडी की रेस्ट में। यही बात इसके अंदर लिखी जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है, मुद्दा आप पकड़ लिए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन की हमें पता नहीं रहता, क्योंकि भाई अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था वहां पर भी आप देखेंगे तो जो बंदा धरती पर खड़ा है वो खुद ही मूव कर रहा है, क्योंकि धरती ही घूम रही है। भाई आप समझ तो रहे हो ना, उसने कहा कि मेरे हिसाब से ये पेन रुका हुआ है, लेकिन भैया हम धरती पे खड़े हैं तो हम भी घूम रहे हैं, पेन भी घूम रहा है और धरती घूम रही है और पूरा जो सोलर सिस्टम है वो भी घूम रहा है, ये चल रहा है आगे। तो नथिंग इन एब्सोल्यूट रेस्ट। जब भी हम रेस्ट की बात करते हैं या मोशन की बात करते हैं, रेस्ट की बात करें अगर, तो ये रिलेटिव मामला होता है। इसलिए एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन हम निकाल नहीं सकते हैं, केवल हम रिलेटिव, ओनली रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन कैन बी रियलाइज्ड। आप समझ गए होंगे, क्योंकि सब कुछ में क्या है, कोई एब्सोल्यूट रेस्ट पे मामला है ही नहीं। धरती घूम रही है, पूरा सौरमंडल घूम रहा है, गैलेक्सी घूम रही है, सब कुछ घूम ही रहा है या आगे बढ़ रहा है। तो उस स्थिति में आप हमेशा रिलेटिव रेस्ट और मोशन निकालते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, ये भी आपको जान लेना बेहतर होगा, पूरी फिजिक्स अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो पहला जो टॉपिक है रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन,
मोशन। इसका फर्क भी मैं बताऊंगा। इसी रेक्टिलिनियर मोशन को आप बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है तो मैंने यहां लिख दिया है। यह रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरे टाइप का जो मोशन होता है वो सर्कुलर या रोटेटरी मोशन होता है। सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में क्या फर्क है अभी मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नंबर 3 की बात करें तो ऑक्सिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। चलिए एक एक करके देखते हैं कि रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या फर्क है। तो यहां पर हम बात लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की। तो जब भी कोई पॉइंट मास सीधी मोशन इन स्ट्रेट लाइन करता है हम बोलते हैं ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। यहां पर मैंने देखिए मेंशन भी किया है पॉइंट मास इन स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट मास है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ये पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। कई बच्चों को इसमें भी गफलत होती है तो ये कंफ्यूजन को भी क्लियर करूंगा, डोंट वरी। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या हो गया? एक पॉइंट मास सीधी रेखा में चल रहा है, वो रेक्टिलिनियर मोशन है साहब। दूसरा मोशन की जिक्र किया गया था ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन रेक्टिलिनियर मोशन से कैसे डिफरेंट है? वो इस तरह डिफरेंट है क्योंकि इस केस में पूरी बॉडी सीधी रेखा में मूव करती है। यहां पॉइंट मास है, ये पूरी बॉडी है, देखो बॉडी इन स्ट्रेट लाइन। तो जब मान लीजिए बस है, कार है, ब्लॉक है, जब ये मूव करने लगेगा सीधी रेखा में तो आप वहां बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। एक पॉइंट मास मूव करता है तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। बात पकड़ में आ गई होगी। अगली बात हम लोग करते हैं सर्कुलर या रोटेटरी मोशन। तो सर्कुलर मोशन के भी काम में यही है कि जब पॉइंट मास सर्कुलर चक्कर लगाता है तो वो कहलाता है सर्कुलर मोशन। जैसे ये पॉइंट मास है और ये सेंटर है सर्किल का, ये रेडियस है और ये चक्कर लगा रहा सर्कुलर मोशन में, तो ये सर्कुलर मोशन है। अब रोटेटरी मोशन क्या होता है? जब किसी बॉडी को, ये मान लीजिए कोई स्टोन है, पत्थर टेढ़ा मेढ़ा, वो पत्थर है और पत्थर को हम घुमा रहे हैं, घूम रहा है, तो घूमते वक्त क्या होता है? पत्थर के जो पार्टिकल्स हैं, ये देखिए पार्टिकल्स हैं, ये सर्कुलर मोशन करते हैं और वो सारे पार्टिकल्स एक साथ जो सर्कुलर मोशन करते हैं उनका सेंटर को अगर हम मिला दें सारे सेंटर्स को तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाती है। क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको हम बोलते हैं कि बॉडी रोटेटरी मोशन कर रही है। जैसे पंखे की बात करें तो पंखा एक बॉडी है, वो उसके सारे पार्टिकल्स जो है ना पंखे के, वो सब सर्कुलर चक्कर लगा रहे हैं पार्टिकल्स, लेकिन पंखा एज ए होल क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है अपनी जगह। तो ये रोटेटरी मोशन है और जब पॉइंट मास की बात होगा तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। आगे बात करते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन का। तो ऑक्सिलेटरी मोशन में क्या होता है कि अपनी एक मीन पोजीशन, एक फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ कोई बॉडी जब मूव करती, जैसे पेंडुलम का केस लिया, आप पहचान ही गए होंगे, पेंडुलम है ये और इसकी जो मीन पोजीशन होती है ये मीन पोजीशन है, इसके इर्द गिर्द टू एंड फ्रो ये मोशन कर रहा है। एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में ये मोशन कंप्लीट करता है, उसको बाकी टाइम पीरियड वगैरह आप बोलते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये रहा कि ये भाई साहब ऑक्सिलेटरी मोशन में है। अब इसके अलावा वाइब्रेटरी मोशन क्या हो जाता है? तो वाइब्रेटरी मोशन में क्या हो जाता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल देने की कोशिश की है कि एक टेबल ले लीजिए, इस पे अपनी स्केल रख लीजिए, एक स्केल जो आती है ना मेटल वाली, 1 फीट वाली, 12 इंच वाली रखिए और किनारा रख के हाथ से बुड़ से हिला दीजिए तो ब्रर ऐसे हिलती है। देखा होगा आपने स्केल, कभी बचपन में किया भी होगा। तो जब वो स्केल हिलती है तो वो कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन। क्यों? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है। एम्पलीट्यूड क्या है? ये समझ लीजिए जो यहां से यहां तक की मैक्सिमम दूरी ये तय कर रहा है, यहां से यहां तक, दिस डिस्टेंस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। मोटे तौर पे ऐसा पकड़ लें, आगे चर्चा करेंगे। और यहां पर एक तरफ जाने में मैक्सिमम कितना, बहुत छोटा हिस्सा जाएगा, तो ये इतना ही एम्पलीट्यूड है यहां से लेकर यहां तक, तो गुड़ 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 इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया तो ये वाइब्रेटरी मोशन करने लगा। और पहले वाला क्या कर रहा था? ऑक्सिलेटरी मोशन। तो ये मोशन का फर्क भी आप समझ पाएंगे, जिससे आप बहुत ही गहराई में और आसान भाषा में फिजिक्स सीखते जाएंगे। देखिए कितना सरल है, सब कुछ मैं पिक्चर बना के आपको समझा दे रहा हूं। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब एक चींटी से भी छोटा पॉइंट चाहिए तब बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। नहीं, फिजिक्स में सारी बातचीत रिलेटिव टर्म में होती है। तो खैर इसको समझाने के लिए भी मैंने एक फोटो बनाया हुआ है कि यहां पर देखिए एक बॉल है, उस बॉल का सर्टेन रेडियस है, रेडियस का मतलब साइज ऑफ बॉल दिखाने के लिए रेडियस बना दिया है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये कोई यहां से लेकर यहां तक इतना लेंथ या डिस्टेंस कवर करता है मोशन के दौरान। तो अगर ये जो लेंथ है इसकी रेडियस से यानी इसकी साइज से काफी बड़ी है तो हम इसको बोलते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है।
बात समझ रहे हो? जो भी ऑब्जेक्ट बहुत मोशन डिस्टेंस ज्यादा कवर कर ले, वो डिस्टेंस उसके साइज से काफी ज्यादा हो, तो उस समय हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट मास ट्रीट कर लेते हैं। जैसे अर्थ भी पॉइंट मास की तरह ट्रीट की जाती है जब हम सन के रेस्पेक्ट में उसके मोशन को देखते हैं, जबकि अर्थ चींटी से छोटी थोड़ी है, वो तो बहुत बड़ी है। आप समझ पाए होंगे ना? तो फिजिक्स में रिलेटिव मामला चलता है कि साइज से ज्यादा जब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी तो हम बोलते हैं कि भैया इसका साइज पॉइंट मास है। ऐसी ही बातों में भाई एक ट्रेन है 500 किलोमीटर चली गई तो उसका साइज मान लीजिए 100 मीटर का है, 200 मीटर का है, और चली गई कितना 500 किलोमीटर, तो उसको पॉइंट मास ट्रीट, पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लोगे। और अधिकतर कई जगह ये फिजिक्स में वैलिड भी होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो उसके ऑब्जेक्ट के साइज से काफी ज्यादा होता है। तो बात पकड़ में आपके आ गई होगी कि असली मुद्दा क्या है। खैर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत। चलिए देखते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सीधा मतलब क्या है कि भैया ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है। ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है इस घटनाओं को, उसने अपने हाथ में घड़ी ले रखी है और वो समय वहां से कैलकुलेट करेगा। तो जो बंदा ऑब्जर्वर जहां से देख रहा है वही उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हम यहां खड़े हैं तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है। अभी क्लियर कर दूंगा। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये जो ऑब्जर्वर महाशय खड़े हैं, या तो ये रेस्ट पर हों, जहां पर खड़े हैं, धरती पर अगर खड़े हैं तो हम रेस्ट मानते हैं आप, है ना, बाकी तो रेस्ट पे कोई चीज नहीं होती है। तो अगर वो धरती पे खड़े हैं तो रेस्ट पे हैं, या वो ऐसे जगह खड़े हैं जिसमें एक्सेलरेशन 0 है, जैसे ये चल रही बस ऐसी में खड़े हो जाएं, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना है? वो 0 है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन 0 होने का यही मतलब है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन। ऐसी अवस्था में इस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझे? या तो ये ऑब्जर्वर जमीन पर रेस्ट पे खड़ा है, या ये जहां पर है उस बस के अंदर है सपोज, और बस सीधी रेखा में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यानी उसका एक्सेलरेशन 0 है। तो ऐसी दोनों ही अवस्थाओं में इसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मेन मुद्दा ये होता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसके अंदर लग जाता है, न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं। और एक दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके अंदर क्या होता है? न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते हैं। अच्छा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे बोलते हैं? कि ये जो बंदा जहां खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, एक्सेलरेशन इज नॉट 0 दिख रहा है ना, तो ऑब्जर्वर इन एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर ऐसी जगह ये बंदा खड़ा है जहां से वो देख रहा है, वो खुद ही एक्सेलरेशन में है, जैसे एक बस में है और बस डिफरेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, जिसे बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या साबित करता है? कि इसके अंदर न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते। उसके लिए कुछ और जुगाड़ अगर लगाना ही चाहे, कुछ और जुगाड़ करना पड़ता है, वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इस चैप्टर तक ही अपने आप को कन्फाइंड रखेंगे। तो आप समझ में आई होगी बात। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और जैसा मैंने बोला है कि इसका पीडीएफ फ्री में आप डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे डाउनलोड करना है, इस वीडियो के शुरू में मैंने 1 मिनट में इस चीज को एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप आराम से वीडियो को इस पीडीएफ को ले सकते हैं। वीडियो शुरू में 1 मिनट देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। जो मोशन है 1, 2, 3 डायमेंशन में कैसे होता है? देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन आप बताते हो स्पेस में, तो 3 कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, एक्स वाई जेड। भाई स्पेस में किसी की पोजीशन जब बताओगे ऑब्जेक्ट की, तो वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हो। अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन तीनों में से कोई एक आपका कोऑर्डिनेट चेंज हो, केवल एक्स चेंज हो या केवल वाई चेंज हो या केवल जेड चेंज हो, एक चेंज हो बाकी दोनों चेंज हो, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बात पकड़ में आपके आई होगी। और जैसे कि मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये देखिए एक बॉल लिया और छोड़ दिया अंडर ग्रेविटी अर्थ की तरफ, और ये गिरने लगी, तो ये मोशन कैसा है?
स्ट्रेट लाइन मोशन या मोशन इन वन डायमेंशन। अब इसी में देखिए, जब हम एक्स डायरेक्शन में मोशन होता है तो इसको एक्स की तरह ट्रीट कर लेते हैं एक्स एक्सिस में, जब वाई की तरह मोशन होता है तो वर्टिकल तो वाई की तरह ट्रीट कर लेते हैं, और जेड की तरह ट्रीट करने के लिए प्लेन में दिखाना मुश्किल है तो जेड मानते ही नहीं है ना। मतलब मानने का मतलब है प्लेन पे कॉपी पे लिखते हैं ना तो एक्स वाई शो करना आसान है, जेड शो करना आसान नहीं, तो इसी एक्सिस पे डील कर लेते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो एक्स एक्सिस मान लेना, वाई जा रहा है तो वाई एक्सिस मान लेना। तो आप समझ पाए होंगे कि समय के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कोई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, केवल एक कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज हो रही है तो मोशन इन वन डायमेंशन है। इसी तरह मोशन इन टू डायमेंशन में समझ गए भाई, किसी भी बॉडी को स्पेसिफाई कर रहे हो स्पेस में तो एक्स वाई जेड से कर रहे हो। अगर समय के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, एक्स या वाई, वाई या जेड या एक्स या जेड, तो आप कहेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। एग्जाम्पल के तौर पर मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन के अराउंड जो अर्थ घूम रही है, यहां पर एक्स और वाई दोनों एक्सेस चेंज हो रहे हैं। मतलब एक्स वाई कह लीजिए या वाई जेड कह लीजिए या वाई जेड कह लीजिए या एक्स और जेड कह लीजिए, भाई एक हिस्सा ऐसे भी बदल रहा और डेप्थ भी बदल रही है, तो दो एक्सेस चेंज हो रहे हैं। भाई आप देख रहे हैं ना, एक तो ऐसे घूम रहा है तो ये देखिए डेप्थ भी बढ़ रही है और अपने एक्स वाली पोजीशन को भी चेंज कर रहा है, तो दो कोऑर्डिनेट एक्सेस बदल रही हैं, इसलिए मोशन इन 2D बोलते हैं इसे। तीसरी बात, प्रोजेक्टाइल मोशन भी जो आपका होता है मोशन इन 2 डायमेंशन होता है, एक्स वाई एक्सेस बदलती है, जो चैप्टर नंबर 3 में पड़ेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मोशन इन 3 डायमेंशन में क्या होता है कि आप स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 कोऑर्डिनेट्स एक्सप्लेन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं उसकी पोजीशन को एक्स वाई जेड से, उसमें तीनों बदल रही हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो भाई साहब उसे मोशन को आप बोलेंगे 3D मोशन, 3 डायमेंशन मोशन। जैसे कि ये बच्चा पतंग उड़ा रहा है तो पतंग तो देखिए ऐसे ऐसे ऊपर भी जाती है, इधर भी आती है और ऐसे भी लहराती है, तो ऐसे मोशंस क्या हो गए, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस चेंज होने लगती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 3D मोशन होता है जो आप इस बच्चे को पतंग उड़ाते हुए देख पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन, इसकी गहराई में जाते हैं। देखिए यहां क्या इंटरेस्टिंग बात होती है कि यहां मान लीजिए यहां से ऑब्जेक्ट ने अपने मोशन को स्टार्ट किया तो उसकी पोजीशन x1 से शो कर रहे हो और किसी टाइम t1 पर x1 पोजीशन है, फिर किसी दूसरे टाइम उसकी पोजीशन x2 हो जाएगी टाइम नंबर t2 पर, इसी तरह टाइम t3 पर x3 हो जाएगी, t4 पे x4 हो जाएगी, यानी हर क्षण वो अपनी x कोऑर्डिनेट को बदलेगा, x को बदले या y को बदले या z को, किसी एक को बदलेगा, ठीक है। तो ऐसे रेक्टिलिनियर मोशन में देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग द मोशन, ये जो होता है ना, द मोशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन इज वन डायमेंशन मोशन। जो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, ये 1D मोशन है, क्योंकि एक्स वाई जेड में केवल एक ही एक्सेस चेंज होगी, या एक्स या वाई या जेड, वही कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। अब ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग इस टाइप के मोशन में द पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज ए डेफिनिट पोजीशन ऑन द पाथ एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप समझ रहे हैं t1 पे x1 है भाई, पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर पोजीशन, और t2 पे x2 है। तो यहां पर ये बात जब हमें समझ में आती है तो हमें ये समझ में आता है कि द मोशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड, यानी जो मोशन है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाई स्पेसिफाइंग द डिस्टेंस x को आप बता दो ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड द कोरस्पॉन्डिंग टाइम t, यानी x और t को अगर हम बता दें तो हम उसके मोशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस क्षण वो कहां पर था। तो मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो उसको लिखते हैं x इज ए फंक्शन ऑफ t, घबराने की कोई बात नहीं है, t रखेंगे x निकल आएगा, यानी x t दोनों बताने हमको पड़ रहे हैं जिससे कि हम स्पेसिफाई कर सकें रेक्टिलिनियर मोशन को। अब यहां पर देखिए यहां लिखा हुआ है कि वी हैव टू मेजर बोथ द पोजीशन एंड द टाइम एट वेरियस इंस्टेंट। तो रेक्टिलिनियर मोशन में टाइम एंड पोजीशन दोनों ही हमको मेजर करने पड़ते हैं बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो ये बात भी आप आराम से समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं डिस्टेंस की या पाथ लेंथ। अब कोई बॉडी मान लीजिए ए से बी तक जा रही है, ए से सी और सी से बी, तो जितना एक्चुअल पाथ ये ट्रेवल करती है उसी को आप बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड। तो यहां पर इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की बात नहीं, जहां से शुरू किया जहां खत्म, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो यहां पर डिस्टेंस कवर्ड क्या हो गया, AC
प्लस CB, ये एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड हो गई। ये डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, केवल इसमें मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। दूसरी बात, SI यूनिट जो होती है उसकी मीटर होती है। तीसरी बात, इसका डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, क्योंकि डिस्टेंस तो आप एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही है, तो कभी वो निगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, जीरो हो सकता है कि आप अपना कदम बढ़ाएं ही ना, तो डिस्टेंस जीरो तो हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पाथ, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो A से C से B गए थे, तो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट A से B। A से B में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। तो इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट AB हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, क्योंकि AB का डिस्प्लेसमेंट इतने ही बराबर, ये मान लीजिए 2 मीटर है। अगर हम 2 मीटर ऐसे खींच दें, सपोज ये B डैश कहते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट अलग है, ये डिस्प्लेसमेंट अलग है। भले ये दोनों का 2 मीटर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन बदल गया है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होल्ड करती है, जैसा आप यहां पकड़ पाए होंगे। साथ में डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी। भाई ये अगर पॉजिटिव है तो इधर वाला निगेटिव है, तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। साथ में इसका SI यूनिट होता है मीटर, वही यूनिट जो डिस्टेंस का हुआ करता था। अब बात करें स्पीड की, तो स्पीड क्या होता है? फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का सिंपल मतलब क्या है? जो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो कवर कर रहा है उसे आप बोलते हैं स्पीड। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, साथ में इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। और डायमेंशन फॉर्मूला करेंगे तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 होता है। जो स्पीड है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको ध्यान रखा जाएगा। जो स्पीड होती है वो कई तरह की स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक एक करके देखते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है। और वेरिएबल स्पीड क्या है? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। इक्वल इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंसेस वो ट्रेवल करेगी तो वेरिएबल स्पीड कहलाएगी। तीसरी एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को आप एवरेज स्पीड से शो कर सकते हैं। अब आखिरी बात आती है इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? dx अपॉन dt। ये x क्या है? यहां पर डिस्टेंस है। कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी क्षण, किसी पल, किसी इंस्टेंट पर उसकी स्पीड क्या थी। एवरेज स्पीड तो क्या देता है कि मान लीजिए एक ट्रेन चली लखनऊ से दिल्ली 500 किलोमीटर मोटे तौर पे, तो भाई उसकी एवरेज स्पीड आई 40 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, टाइम लगा 8 घंटे, चला 500 किलोमीटर वगैरह वगैरह 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो किसी डिफरेंट जंक्शन पे, मान लीजिए कानपुर जंक्शन पे पहुंची, तो उस क्षण उसकी स्पीड कितनी थी ये एवरेज स्पीड से नहीं निकाल पाएंगे। या किसी पर्टिकुलर समय पर जब रात के 10:35 हो रहे थे, उस क्षण उसकी स्पीड क्या थी, तो ये एवरेज स्पीड से नहीं निकलेगा। उस क्षण निकालने के लिए आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी पड़ेगी। और यहीं पे एग्जांपल आपको दे रहा हूं, स्पीडोमीटर जो होता है, जो आपकी स्कूटी में लगा होता है, बाइक में लगा होता है, कार में लगा होता है, और भी कई डिवाइस कई उसमें लगा होता है, ये आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। दिखाता हूं ना कि कितनी स्पीड में आप चल रहे हैं, 40 पे चल रहे हैं, 50 पे चल रहे हैं, या कुछ जोर लगाए हुए हैं तो और तगड़ा चल रहे हैं। ये स्पीडोमीटर इज द एग्जांपल जो आपको बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत अच्छी बात। अब एक अच्छी बात और, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक ये आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाया है। देखिए ये जो स्पीड होती है ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है। तो कहीं पर वेलोसिटी अगर दे रखा है +24, या वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी अभी हम देखेंगे, -24 मीटर पर सेकंड, तो ये जो 24 है ना न्यूमेरिक वैल्यू, ये इसकी एसोसिएटेड स्पीड कहलाती है, 24 मीटर पर सेकंड। चाहे वेलोसिटी माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उसका जो मैग्नीट्यूड है 24 मीटर पर सेकंड, इट इज द स्पीड।
आप समझ गए ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। बहुत बढ़िया। अब वेलोसिटी की बात कर लेते, तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां वहां पर था डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पर आ गया है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, डायमेंशन वही है, m की पावर 0 डिस्टेंस वाले, l की पावर 1, t की पावर -1। ये वेलोसिटी की बात है। अब ये वेलोसिटी भी 4 प्रकार की है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक एक करके देखते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो गया? वहां पर इक्वल डिस्टेंस था, यहां इक्वल डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। फिर वेरिएबल वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहां अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? या तो उसकी स्पीड बदल जाए, भाई वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों, या तो स्पीड बदल जाए मैग्नीट्यूड, या उसका डायरेक्शन बदल जाए। कुछ भी बदला तो वेलोसिटी बदली, डिस्प्लेसमेंट बदला, या हम कहें दोनों ही बदल जाए कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही बदल गया। अगर ऐसी स्थिति में आपको मिलेगी वेरिएबल वेलोसिटी। बात पकड़ में आपकी आई होगी, जैसा यहां मैंने लिख भी दिया है कि या तो स्पीड चेंज करे, या डायरेक्शन ऑफ मोशन बदले, या दोनों ही बदल जाए। उस अवस्था में वेरिएबल वेलोसिटी आपको मिलने वाली है। एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या बताता है आपको? एवरेज वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस, अब ये मैंने यहां पे लिख दिया था कि आखिर आपको क्यों चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो मैंने समझा दिया लखनऊ से लेकर दिल्ली वाले एग्जांपल में कि एवरेज वेलोसिटी, मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली का कोई डिस्प्लेसमेंट टोटल निकाला, टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज वेलोसिटी मिल गई। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि जब लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर पहुंची थी रेलगाड़ी, तो उस क्षण उसकी वेलोसिटी कितनी थी? उसके लिए काम करेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किस पल, किस क्षण, किस इंस्टेंट पर कितनी वेलोसिटी है, वो एवरेज वेलोसिटी आपको नहीं ऑफर करती। वो तो टोटल आपको पूरे मोशन के बारे में जानकारी देती है कि भाई यहां पर एवरेज वेलोसिटी फला एवरेज वेलोसिटी थी। बात पकड़ में आई होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखिए, फॉर्मूला जो बन जाता है v, वो यहां पर डिफरेंशियल समझिए, लिमिटिंग प्रोसेस कितना आप समझे होंगे मालूम नहीं, खैर dx अपॉन dt से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। x क्या है? पोजीशन कह लीजिए, या dx को डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए आप। तो dx अपॉन dt जब करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है। यहां पर यही चीज लिखी है इसको कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कैलकुलस का यूज होता है जो आपके सामने है। अब एक सवाल आ जाता है एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.1, जैसे कि आपको पूरा फील और पकड़ बना सके, इसके लिए न्यूमेरिकल भी ले लिया है। आइए फटाफट देखते हैं। लिखा है position of an object moving along x axis is given by x is equal to a plus bt square। बढ़िया। a की वैल्यू दे रखी है, कांस्टेंट है, b की वैल्यू दे रखी है, ये भी एक कांस्टेंट है, एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, और समय को मेजर्ड किया जा रहा है सेकेंड के अंदर। What is the velocity at t is equal to 0 सेकेंड? वेलोसिटी निकालनी है जब t बराबर 0 सेकेंड हो और t बराबर 2 सेकेंड हो, उस पर कितनी कितनी वेलोसिटी होगी ये हमको बताना है। एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी भी हमको बतानी है, जो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आएगा बिटवीन t बराबर 2 सेकेंड से लेकर t बराबर 4 सेकेंड के बीच। तो एक तो हमको ये वेलोसिटी बतानी है t बराबर 0, t बराबर 2 पर, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। भाई t बराबर 0 बोल दिया ना, इस क्षण कितनी वेलोसिटी है, t बराबर 2 सेकंड बोल दिया तो वो इस क्षण पूछ रहा है। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, और ये जब एवरेज पूछेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं खेल। यहां पर हम जानते हैं, जैसा हमने पढ़ा है, v होता है dx अपॉन dt। अब यहां पर हम क्या करेंगे? x की वैल्यू यहां दे रखी a प्लस बी टी स्क्वायर, तो x की जगह हमने a प्लस बी टी स्क्वायर यहां पर रख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं t की रेस्पेक्ट में, तो इसको देखिए डिफरेंशिएट करेंगे dA अपॉन dt प्लस d अपॉन dt बी टी स्क्वायर हो गया। अब डिफरेंशिएशन उम्मीद करते हैं बेसिक आपको आता होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। अब b यहां कांस्टेंट है, तो जो भी चीजें कांस्टेंट होती हैं वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बाहर निकल आती हैं। तो b निकल आएगा बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, और d अपॉन dt टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आगे बढ़िए तो ये 0 तो बात ही खत्म हो गया, ये b है, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t।
तो टी स्क्वायर का बेसिक डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 2bt। 2bt क्या है? वेलोसिटी। अब b की वैल्यू रख देते हैं, यहां पर b की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां 2 रखा, b की जगह 2.5 रखा और t की जगह t आ गया, तो 2.5 इंटू 2 यानी 5t मीटर पर सेकंड हो गया। ये क्या है? वेलोसिटी। अब अगर हमें निकालना है t बराबर 0 पर, बताओ जो उन्होंने बोला है कितनी वेलोसिटी है, तो ये v इज इक्वल टू 5t है ना, इसी में v इज इक्वल टू 5 और t की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 0, तो 0 मीटर पर सेकंड आ गया। दूसरी वेलोसिटी t बराबर 2 सेकंड पे निकालते हैं, तो t बराबर 2 सेकंड पे निकाली, तो v इज इक्वल टू 5 और 2t की जगह 2 सेकंड रख दिया, तो 5 इंटू 2 कर दिया, यानी 10 मीटर पर सेकंड आ गया है। ये दोनों कौन सी? ये भी आंसर्स हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं, t बराबर 0 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर। अब अगली बात कर रहा है एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसा हम समझते हैं, एक कदम आगे बढ़ाया, ये डिस्प्लेसमेंट कब से कब तक चाहिए, क्योंकि टाइम इसने बोला है 2 से 4 सेकंड के बीच हमको हालचाल चाहिए। तो यहां पर x डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, तो x 4 सेकंड माइनस x 2 सेकंड और 4 माइनस 2 t2 माइनस t1। अब यहां पर देखिए x4 का मतलब है ये फंक्शन है, तो टाइम की जगह 4 रख दीजिए, a प्लस बी 4 का स्क्वायर, a प्लस बी 4 का स्क्वायर, और ये आ गया x2, यहां x2 ये फंक्शन ऑफ टाइम है, तो t की जगह 2 रख दीजिए, a प्लस बी 2 का स्क्वायर, a प्लस बी 2 का स्क्वायर, और नीचे 4 माइनस 2 2 होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आगे बढ़ गए, इसी को यहां पे लेके आइए, तो a प्लस 16 भी हो गया और ये हो गया a प्लस 4 भी। ठीक है, अब घटा दीजिए इसमें से, जब घटाएंगे तो ऊपर a से 1 कट जाएगा, 16b में से 4b गया, 12b अपॉन 2 जो कि 6b आ गया, और 6b का मतलब क्या है? 6 इंटू b की वैल्यू 2.5 दे रखी थी, 6 इंटू 2.5 यानी 15 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ चुका है। ये क्या है? दिस इज एवरेज वेलोसिटी। ये आपने निकाली है एवरेज वेलोसिटी, जो टाइम पीरियड इन्होंने दिया था 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच। तो ये बड़ा अच्छा, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जांपल है और बहुत अच्छी तरह मैंने समझाया है, तो आपको बहुत फायदा इससे मिलने वाला है। इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर मारिए, एक बार लिख लेंगे तो दिमाग में आ जाएगा। और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। कैसे पीडीएफ लेनी है ये वीडियो के शुरू में 1 मिनट में मैंने सिखाया है, बताया है आपको, आप वो देखकर वीडियो फ्री पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए कदम को आगे बढ़ाते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन भी आपके कोर्स में सारी चीज मैं कराऊंगा, अभी पूरा वीडियो देखिए आप। आपको जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस at वगैरह वाले की, उसका ग्राफिकल भी डेरिवेशन कराऊंगा, कैलकुलस भी डेरिवेशन कराऊंगा, यूनिफॉर्म मोशन भी सीखेंगे, फ्री फॉल भी सीखेंगे, सब कुछ जो कोर्स में सीखने वाले हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है बेटा? तो यहां पर आप देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन if it covers equal distance in equal interval of times, कितना भी छोटा आपका टाइम इंटरवल हो, in the same fixed direction। आप ध्यान रखिएगा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बोल रहा है कि जो मोशन हो रहा है वो फिक्स्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, इस समय डायरेक्शन ना बदले, और उस समय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, यानी कांस्टेंट स्पीड हो इन फिक्स्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी बदल जाएगी, तो हमें नहीं बदलना है डायरेक्शन। फिक्स्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होती है तो आप बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और इसी को नोट यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, दैट फॉर यूनिफॉर्म मोशन velocity is same as the average velocity at all instant। ये ध्यान रखिएगा, जो एवरेज वेलोसिटी होती है इन यूनिफॉर्म मोशन में, इन यूनिफॉर्म मोशन, इसके अंदर v इंस्टेंटेनियस जो होगा हर जगह v एवरेज के बराबर होता है, क्योंकि भैया डायरेक्शन तो कभी बदलेगा नहीं, और दोनों का वैल्यू है मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, तो काहे बदलेगा? हर जगह तो वही स्पीड पकड़े हुए, 40 मीटर पर सेकेंड है तो 40 मीटर पर सेकेंड हर क्षण है।
तो ये यूनिफॉर्म मोशन का मामला है जो आपको क्लैरिटी से आना चाहिए। अच्छा, मैं एक स्टेप फर्दर चला गया हूं आपको सिखाने के लिए। इसमें इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लीजिए, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप जबरदस्त टॉपर बनने चाहिए। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा यहां इसके प्रॉपर्टीज को भी आपके लिए हैंडल करवा रहा हूं, जिससे जबरदस्त क्लैरिटी आपको मिल जाए। आइए समझते हैं। इसको मैं फोटो भी बनाया जैसे समझ में आए। दिखा है द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब मोशन हो रहा होगा फिक्स डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में, तो आप जहां से नपाई कर रहे हैं ये ओरिजिन है। भाई कहीं ना कहीं से तो नापना पड़ेगा ना। नापने के लिए एक पॉइंट लेना पड़ता है जहां से नापना है। जैसे आप किसी को बताते हैं कि मेरे दोस्त का घर मुझसे 2 किलोमीटर है, तो कहते हैं मेरे घर से, ओरिजिन है आपका घर, वहां से 2 किलोमीटर दूर है। तो आपको बताना पड़ता है कोई चीज कितने दूर है किससे, तो वो ओरिजिन हो गया जहां से डिस्टेंस नपाई कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो ओरिजिन है, चाहे आप यहां लो चाहे यहां लो, वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया वेलोसिटी तो कांस्टेंट बनी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड इन फिक्स डायरेक्शन। तो कहीं से नाप लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे यहां तो टाइम बढ़ जाएगा, उसी के अनुरूप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आप देखें तो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होती है ओरिजिन, चॉइस ऑफ ओरिजिन से। बात पकड़ में आई। दूसरी चीज क्या है? टाइम इंटरवल जो आप लेते हैं, चाहे आप T2 माइनस T1 में निकालें वेलोसिटी, या T3 माइनस T2 में निकालें, या T3 माइनस T1 में निकालें, सब में वेलोसिटी वही आएगी, क्योंकि डायरेक्शन भैया फिक्स्ड है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स किए हुए हो। चलने की रफ्तार 40 मीटर पर सेकंड एग्जाम्पल के तौर पे। तो कोई भी टाइम इंटरवल ले लो, क्या फर्क पड़ता है? आपका वेलोसिटी वही बना रहेगा। बात पकड़ रही? इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगली ये बात यहां लिखी थी जो मैंने समझा दी। तीसरी बात लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो स्ट्रेट लाइन में है और फिक्स डायरेक्शन में है, उसमें हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है, क्योंकि भैया डायरेक्शन तो बदल ही नहीं रहा है। तो जब आप इधर ही चल रहे हो तो यहां से यहां तक चले हो वही डिस्टेंस है, और यहां से यहां तक चले हो वही डिस्प्लेसमेंट है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वो बराबर ही होता है इन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन अलग चीज है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक अलग चीज है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ध्यान रखना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी बहुत, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते ना, इसलिए फिजिक्स में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, फिर मजा ही मजा है। खैर, सब आसान हो जाता है। सब इंपॉर्टेंट फीचर्स बात चल रही है अभी आगे। तो देखिए अगली बात क्या बोली है कि अगर ओरिजिन आप पकड़े हो, उसके राइट साइड पे कैलकुलेशन कर रहे हो तो v प्लस ले लेना, लेफ्ट साइड पे कर रहे हो तो आप v को निगेटिव ले लेना। भाई प्लस माइनस लेना पड़ेगा ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है एक प्लस एक माइनस। इसी तरह ओरिजिन इधर है तो ऊपर वाले को y एक्सिस में प्लस और नीचे वाले को y एक्सिस में निगेटिव ले लेना। क्या उसमें गड़बड़ी है? अगली बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में जो नेट फोर्स होता है वो शून्य होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन आपका जीरो होता है। जब एक्सेलरेशन जीरो तो F इक्वल टू ma होता है, तो एक्सेलरेशन जीरो तो F नेट विल बी जीरो, यानी इसको चलाने के लिए नेट जो फोर्स है वो शून्य होगा। और अगली बात V इंस्टेंटेनियस इक्वल टू V एवरेज, जो पहले हम बता चुके हैं। तो ये किसकी स्पेशलिटीज थी? यूनिफॉर्म मोशन की, जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू शून्य होती है, जीरो होती है। पकड़ में आई होगी बात, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। आगे चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी टाइम के साथ बदल जाए, चाहे उसका स्पीड की वैल्यू बदल जाए, 40 मीटर पर सेकंड से 45 मीटर पर सेकंड हो जाए, या भाई डायरेक्शन ही बदल जाए, या दोनों ही बदल जाएं। ऐसी अवस्था में क्या बोलोगे? ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहा। बस बात समझ में। जैसे एग्जांपल है, नॉर्मली आप स्कूटी लेके जाते होंगे जब, या साइकिल भी चलाते होंगे, तो आप देखेंगे कि कभी धीरे चलाई, कभी तेज चलाई, कभी टेढ़ी चलाई, कभी मेढ़ी चलाई। उस अवस्था में वो सब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कभी स्पीड बदल रहे हैं, कभी डायरेक्शन बदल रहे हैं, मोड़ आया मुड़ गए, है ना? तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो एक्सेलरेशन क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
इसे आप एक्सेलेरेशन बोलेंगे। एक्सेलेरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है बेटा। ये एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। ये एक्सेलेरेशन की थोड़ी बातचीत है। अब एक्सेलेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों ही हो सकती है। अब यहां पे देखिए कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब जीरो। अगर जो मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में, मोशन की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन लग रहा है, तो इसकी v हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी और एक्सेलेरेशन को पॉजिटिव बोलेंगे हम। मोशन की डायरेक्शन में ही एक्सेलेरेशन लगा दोगे तो इस वेलोसिटी बढ़ जाएगी और एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कहलाएगा। दूसरी बात, अगर वेलोसिटी से विपरीत दिशा में एक्सेलेरेशन लगा दोगे तो v डिक्रीज कर जाएगा, एक्सेलेरेशन नेगेटिव बताया जाएगा। और अगर वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं लगाओगे तो आपको v हमेशा कांस्टेंट मिलेगी। जब एक्सेलेरेशन है ही नहीं तो v कांस्टेंट होगी। तो ये प्लस माइनस जीरो की कहानी आपके सामने है, जो आप यहां पर बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन, जैसे कि हम लोगों ने वेलोसिटी वगैरह की बात की थी, वही यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, वेरिएबल एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या है? इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब इसकी जो वेलोसिटी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल उससे चेंज करे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरिएबल का मतलब है वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। अगली बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, कह रहा हूं एवरेज, वो पीछे वाला था वेरिएबल एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी निकल गया गलती से, ये एक्सेलेरेशन की बात चल रही है। एवरेज एक्सेलेरेशन की बात कर देंगे तो एवरेज एक्सेलेरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम को बोलते हो एवरेज एक्सेलेरेशन। बड़ी अच्छी बात है। अब आता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, किसी क्षण कितना एक्सेलेरेशन है तो उसको कैलकुलस का यूज उसमें होता है। तो ए की वैल्यू होती है dv अपॉन dt, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो या पोजीशन को का सेकंड डेरिवेटिव 2 बार डिफरेंशिएट कर दो तो आपको मिल जाता है एक्सेलेरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। एक्सेलेरेशन इसको टू dv बाई dt या d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, ये कैलकुलस का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यही बात यहां पर देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात और लिखी है। अब ग्राफ की बात की जा रही है कि ग्राफ में अगर vt कर्व है, ये देखिए ग्राफिकली a इज द स्लोप ऑफ vt कर्व। अगर किसी कोई ग्राफ v वर्सेस t बनाया जा रहा है तो उसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलेरेशन होता है। तो यहां पर देखिए मैंने बना भी दिया, vt ग्राफ बनाया, ये आपका बना दिया ग्राफ। इस पॉइंट P पर हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो जो स्लोप की वैल्यू होगी, स्लोप बराबर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही क्या हो जाएगा एक्सेलेरेशन के बराबर। बात पकड़ में आपको आई होगी, ध्यान रखिएगा। अब स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, और स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है तो इस तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल बन जाए। तो जब स्लोप आपका नेगेटिव होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा लाइन जा रही होगी, तो एक्सेलेरेशन आपका नेगेटिव होगा। भाई ये दिख रहा है ना, ये थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, tan थीटा जो होता है माइनस हो जाता है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। और यहां एक्यूट एंगल का मतलब 90 से छोटा, तो यह पॉजिटिव इस तरह का स्लोप है तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, इस तरह का स्लोप है तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन को आप रिटार्डेशन भी कहते हैं, कोई खास बात नहीं, नाम है उसके। बात पकड़ में आई होगी। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एनसीईआरटी के कुछ ग्राफ हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई भी ग्राफ आप छोड़िएगा नहीं, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम होते हैं नीट के या जेईई मेंस आप देंगे, उनके लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी की हर लाइन, हर ग्राफ, हर सवाल, हर एग्जाम्पल, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं रहता। अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ में एक्सेलेरेशन को दिखाया जा रहा है। पहले वाला वीटी ग्राफ था, अभी एक्सटी ग्राफ है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जब भी ग्राफ देखें तो ये जरूर पहले देखना जरूरी है कि ग्राफ किसके बीच में है। तो एक्सटी ग्राफ में आप देखें, अगर पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है तो ऊपर की तरफ खुला हुआ ग्राफ होगा, ये कटोरा ऊपर की तरफ खुला है। अगर निगेटिव एक्सेलेरेशन है तो ये नीचे की तरफ खुला होगा इन एक्सटी ग्राफ। और अगर एक्सेलेरेशन शून्य है तो एक्सटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये ग्राफ किसके बीच में, एक्सटी ग्राफ, जहां पर पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, नेगेटिव एक्सेलेरेशन और जीरो एक्सेलेरेशन को शो किया गया है। उम्मीद है आप ध्यान रख पाए होंगे, एक्सटी ग्राफ है ये, बहुत अच्छी बात। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस।
पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये किसका ग्राफ है? वीटी ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो टाइम कितना भी बदल दो वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है, तो इसीलिए ये जो वी ग्राफ आएगा ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर रहती है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ में जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व, वो डिस्प्लेसमेंट देता है आपको। ये बात देखिए, मैं मान लीजिए इस टाइम t1 से t2 तक हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एरिया अंडर द कर्व यानी ये एरिया जो है वो आपको क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। इन वीटी कर्व एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी हालत में मत भूलिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस ग्राफ में? वीटी ग्राफ में। वीटी area under the curve will offer you displacement in that interval of time। बहुत सुंदर बात। velocity time ग्राफ की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहां पर देखिएगा तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, फर्क होता है, ध्यान रखना। और ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ए की वैल्यू यूनिफॉर्म है, ए की वैल्यू कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब यहां पर आप क्या देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। ये वीटी ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन मिल गई। ये स्ट्रेट लाइन कब मिलती है? जब ए की वैल्यू कांस्टेंट होती है। आप जानते हैं कि वीटी ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन दिखाता है, तो जब भैया ए कांस्टेंट है तो स्लोप फिक्स होना चाहिए। स्लोप किसका फिक्स हो सकता है? स्ट्रेट लाइन का। भैया स्लोप तो फिक्स है ना, ये पीछे बढ़ा दो ऐसे, ये थीटा तो बदल ही नहीं रहा है ना पूरी लाइन के थ्रू, तो ये स्लोप फिक्स हो गया। बात पकड़ में आई ना? तो ये मिल जाती है कहानी ऐसे। स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मैंने समझाया। इसका स्लोप यानी थीटा का tan थीटा ले लोगे तो ये क्या बता देगा आपको? स्लोप ऑफ वीटी कर्व विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यही बात यहां निकाल के हमने दिखाई है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए tan थीटा लिखते हो QR अपॉन PR, ये QR अपॉन PR, ये वैल्यू लिखी। ये वैल्यू क्या है? ये V2 थी, ये V1 थी, तो ये V2 माइनस V1, ये T2 माइनस T1। ये V2 माइनस V1 T2 माइनस T1 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये इस चीज का एक्सप्लेनेशन है कि आखिर क्यों स्लोप इन VT कर्व एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इस बात का ये प्रूफ है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद है बात पकड़ने में आसानी रही होगी। वीटी कर्व की और बात करते हैं, ये भी एनसीईआरटी के ग्राफ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके समझते चलिए। यहां पर पहला केस आता है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन विथ ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये वाला ग्राफ है। यहां पर आप देखिए जो ग्राफ है ये वीटी ग्राफ है, इसमें वी ये पॉजिटिव होता है, देखिए वी के लिए, तो V पॉजिटिव हो गया, इस एक्सिस में पॉजिटिव, नीचे यहां होगा तो दिस इज नेगेटिव। और क्योंकि स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल है, ये मैंने कहा ऐसी लाइन जो होती है वहां A पॉजिटिव होता है, और ऐसी लाइन जो होगी ऑब्ट्यूज एंगल जो बनाएगा वो नेगेटिव होगा। V पॉजिटिव A पॉजिटिव, समझ गए होंगे आप। इसको आगे बढ़ा दीजिए, स्लोप एक्यूट एंगल है, तो A पॉजिटिव V पॉजिटिव, V पॉजिटिव A पॉजिटिव। दूसरी घटना में क्या? ये दूसरी घटना है कि ऑब्जेक्ट मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहां पर देखिए क्योंकि ये वाला वेलोसिटी पॉजिटिव है तो V पॉजिटिव, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका स्लोप आगे बढ़ाएंगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल निकल आएगा। ऐसा जब ऐसा लाइन बनता है वीटी ग्राफ में, स्लोप नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, और ऐसा स्लोप बनता है ऑब्ट्यूज वाला तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो यहां V पॉजिटिव A नेगेटिव। तीसरे की बात कर लेते हैं हम लोग, मूविंग निगेटिव डायरेक्शन में है और निगेटिव एक्सेलरेशन है। देखिए यहां पर नीचे की तरफ V निगेटिव होता है तो ये V निगेटिव हो गया, और स्लोप ऐसे है जो आपको बताया था कि ऐसे जो ग्राफ बनता है तो A नेगेटिव हो गया। ये भी बात समझ में आती है। चौथे की बात करते हैं, यहां लिखा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम T1। यहां पर देखिए यहां से लेकर यहां तक इस समय तो ये पॉजिटिव है तो V पॉजिटिव है, A नेगेटिव है क्योंकि ऐसे लाइन जा रही है। इसके बाद क्या? V नेगेटिव है, यहां V नेगेटिव A पॉजिटिव, यानी यहां से जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था वो पलट दिया, यानी बंदा पलट गया है, वापसी कर रहा है बंदा, यही बात लिखी है। एंड देन टर्न्स बैक विद द सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये टर्न्स बैक क्योंकि वेलोसिटी पलट गई है, वेलोसिटी पहले ऐसे जा रही थी अब ऐसे आ रही, तो पलट गया बंदा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू वही है जो नेगेटिव एक्सेलरेशन पहले था। उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट बात लिखी गई कि अंडर वीटी ग्राफ एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, अंडर वीटी ग्राफ एरिया आपको
डिस्प्लेसमेंट ऑफर करेगा। अब ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो काफी लिखा है, इसका मुद्दा समझाता हूं कि कोई भी XT ग्राफ, VT ग्राफ, AT ग्राफ अगर बना हुआ है, एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा हुआ है कहीं पर भी, और आपको किंग्स दिख रहे हैं, किंग्स का मतलब शार्प टर्न या हिंदी में गांठें भी बोलते हैं, ऐसी किंग्स, शार्प टर्न दिख रहे हैं, तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी कोई भी वेलोसिटी है और वो अगर उसको बदलनी है तो बदलने में थोड़ा सा एकदम से नहीं बदल सकता, स्मूथ चेंज होता है। फिजिकल मतलब रियल वर्ल्ड में एक्सेलेरेशन में स्मूथ चेंज होगा, पोजीशन में स्मूथ चेंज होगा कि पहले जीरो होगी फिर पलटेगी, तो वो स्मूथ ये जो है ये फिजिकली नहीं पॉसिबल है। और भी चर्चा की जा सकती है लेकिन इतना समझ लीजिए ये शो किया गया है तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। फिजिकली स्मूथ चेंज होते हैं, स्मूथ ग्राफ मिलेंगे आपको, ये बात यहां पर लिखी है एनसीईआरटी में प्रोमिनेंट तरीके से, जो मैंने कहा आपको सिखा दूं, मेरे और आपके लिए दोनों के लिए अच्छा है। अब काइनेमैटिक्स इक्वेशन पिक्चर में आती हैं, इन्हें काइनेमैटिक्स इक्वेशन बोलते हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ध्यान रखिएगा ये तभी वैलिड होती हैं जब ए की वैल्यू कांस्टेंट होती है। कई बच्चों को समझ में नहीं आता कांस्टेंट क्या लिख गए, कांस्टेंट, अगर ए कांस्टेंट है तभी ये फॉर्मूले वैलिड है, काइनेमैटिक्स की इक्वेशन बोलते हैं। अगर ए कांस्टेंट नहीं है तो इन इक्वेशंस को आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं इनका डेरिवेशन। दो तरह से हम लोग डेराइव करेंगे, एक ग्राफिकली डेरिवेशन करेंगे हम लोग और दूसरा कैलकुलस की विधि से डेरिवेशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर हम ग्राफिकल डेरिवेशन या ग्राफिकल मेथड से इसको डेराइव करके दिखाएंगे काइनेमैटिक्स की तीनों इक्वेशंस को। पहली देखिए यहां पर सिचुएशन क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जीरो टाइम पर कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जिसे मैं u से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मिलता है हमेशा स्ट्रेट लाइन, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमने ले लिया है, तो किसी टाइम t पर ये पहुंच गया b पर, उस समय इसकी वेलोसिटी v है। तो आप समझ गए t बराबर 0 पर u थी और t बराबर t पर v वेलोसिटी एक्वायर की है। vt ग्राफ के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने का मतलब है स्ट्रेट लाइन मिलना, टेढ़ी लाइन नहीं मिल सकती है ना। बात पकड़ में आपके आई, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, vt ग्राफ। अब शुरू करते हैं यहां पर। यहां देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है इसके अंदर, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। हमने आपको सिखाया है कि vt ग्राफ के अंदर जो स्लोप निकालते हैं उसी को एक्सेलरेशन बोलते हो, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ द vt ग्राफ ab का, ये जो ab है इसका स्लोप निकालो, तो स्लोप क्या हो गया, dv अपॉन ad, परपेंडिकुलर, ये स्लोप है थीटा, टेन थीटा मतलब bd अपॉन ad, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो dB अपॉन OE के बराबर हो गया। भाई dB तो dB है और ये AD बराबर था OE के, तो OE के बराबर कर दिया। अब आगे देखिए, इस dB को हम EB लिख देते हैं, इस dB को EB माइनस ED लिख दो, यहां से नाप रहे हैं एक्सेस से, तो इस dB को EB माइनस ED लिख दिया, इसको OE लिख दिया। अब EB माइनस ED कितनी है, EB ये V है भाई, ये पूरा जो यहां से यहां तक का ये y एक्सेस है दैट इज v, तो ये हो गया v। ed कितना है यहां से यहां तक, ये y कोऑर्डिनेट थे जो कि इतना बराबर है, जो कि u के बराबर है, v माइनस यू अपॉन टी। अब इसको थोड़ा सा आप, ये था a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहली इक्वेशन डराइव हो चुकी है। अब एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज यूज की है वो भी आपको दिखानी जरूरी है, जिससे बातें समझ पाए, खुद पढ़े एनसीईआरटी तो पकड़ पाए। वहां पर u की जगह v नॉट यूज किया गया है, तो कोई समस्या नहीं है, आप भी यूज करें हम भी यूज करें, कोई टेंशन नहीं है। तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ये एनसीईआरटी लिख भी दिया है जैसे आप कंफ्यूज ना हो। u की जगह v नॉट यूज करते हैं एनसीईआरटी में, कोई दिक्कत नहीं, आप जो मन चाहे यूज करें, समझे रहें। तो ये डेरिवेशन हो गया पहली इक्वेशन का। पॉज करके आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, पीडीएफ फ्री में मिली जाएगी, कैसे लेनी है आपको वो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया है, देख लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, जैसा मन चाहे वैसा कीजिए। इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 2 है वो कैसे डेराइव की जाएगी। तो वही ग्राफ है, तो ग्राफ समझाने की आवश्यकता नहीं। अब हम यहां पर क्या चले, डिस्प्लेसमेंट ओवर ओटी टाइम क्या होगा, हमें पता है वीटी ग्राफ के अंदर अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा, ये हम 2-3 बार सीख चुके हैं। तो अगर हमें ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमें ये पूरा एरिया चाहिए। हम समझ पा रहे हो ना, मतलब अलग अलग लिखें तो इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, दोनों जोड़कर एरिया चाहिए। यही बात लिखा एरिया अंडर वीटी कर्व। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADE ये रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB
ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया जोड़ मारो, तो यहां पर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAD कितना लिखेंगे, ये इसकी हाइट है दैट इज u, और ये इसका लेंथ है दैट इज t, तो u इंटू टी एरिया हो गया, तो u इंटू टी एरिया हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करो तो हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो हाफ बेस इंटू हाइट कह लो चाहे, तो बेस कितना हो गया t, तो हाफ इंटू टी, और हाइट कितनी हो गई इतनी, तो यहां से यहां तक था v और यहां से यहां तक था u, तो ये इतना कितना हो गया v माइनस यू। बहुत सिंपल, तो हाफ टी इंटू वी माइनस यू, खेल खत्म। ये इंपॉर्टेंट है, इसका दोबारा यूज करेंगे हम। खैर अभी इतनी बात देखते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जहां v इक्वल टू यू प्लस ए टी हुआ करता था, a को v माइनस यू अपॉन टी रख सकते हो, और इस a की वैल्यू a इक्वल टू वी माइनस यू टी से a की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर a में, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो s की वैल्यू हो गई u, ये जो v माइनस यू है ना, a की वैल्यू नहीं लिखनी चाहिए, v माइनस यू लिख देना चाहिए, नहीं आप कंफ्यूज कर जाओगे। v माइनस यू की वैल्यू यहां से निकालो तो आ जाएगी v माइनस यू बराबर a इंटू टी, तो v माइनस यू की वैल्यू यहां पर 80 पुट कर दी, देख रहे हो ना ये तो v माइनस यू इक्वल टू 80, तो ये हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी और 80 यानी हाफ 80 स्क्वायर, ये यहां पर फॉर्मूला प्रूफ हो गया। और इसी को आप एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, एस को, एस डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां पे ध्यान रखिएगा, इसकी जगह एक्स लिख देते हैं वो, या वाई लिख सकते हैं, जो डिपेंड हॉरिजॉन्टल मोशन एक्स लिखो, वर्टिकल मोशन वाई लिखो, कोई फर्क नहीं। तो एक्स इज इक्वल टू यू को वी नॉट लिख रहे हैं, वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, जिससे बात को पकड़ने में आसानी रहे। ये डेरिवेशन है, मैं हटता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 3 इक्वेशन की बात करते हैं, तो 3 इक्वेशन में जो यहां पर इक्वेशन नंबर ए थी, इसका इस्तेमाल करेंगे। मैंने दोबारा फिर लिख दिया है जैसे आपको भटकना ना पड़े। तो यहां पर देखिए हम जा रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर ड्यू टू टाइम एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो हमने निकाला था, और वो एरिया रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी समझाया था आपको, और उससे ये वैल्यू हमने ये इक्वेशन निकाल ली थी। ये पीछे भी निकाली है, दोबारा ये नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप समझ चुके हैं। अब इस इक्वेशन में देखिए, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को यूटी हाफ टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, हाफ वीटी माइनस हाफ यूटी। अब इस यूटी में ये हाफ माइनस यूटी घटा मारिए, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, एस इक्वल टू हाफ यूटी, इसमें ये घट गया हाफ यूटी और हाफ यूटी। इसको आप यहां पर u, इसको कॉमन ले लीजिए, आधा टी, तो u प्लस वी अपॉन टी, ये बन गई, इसी को इसे लिख लिया। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है, कॉन्टिन्यूड यानी अगले पन्ने पर बात करेंगे। s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, एस डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखिएगा, आगे भी समझाएंगे। तो यहां पर देखिए ये इक्वेशन हमारे हाथ में थी, जिसे क्वेश्चन नंबर बी कह दिया। अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ये v बार यानी एवरेज वेलोसिटी जो होती है u प्लस वी अपॉन 2 हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। लेकिन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ही होती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सबके लिए नहीं। तो फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओनली v बार इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं s इज इक्वल टू v बार एवरेज वेलोसिटी इनटू t। ये इक्वेशन नंबर सी कह दिया। अब कुछ नहीं करना, पहली इक्वेशन से a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी निकाला, तो t की वैल्यू क्या हो गई, v माइनस यू अपॉन ए। इस t की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, कुछ नहीं करना। अब यहां पे देखिए पुटिंग वैल्यू इन सी, एस लिखा, ये v बार का मतलब था u प्लस वी अपॉन 2, और t का मतलब हो गया v माइनस यू अपॉन 2। ये u प्लस वी है या v प्लस यू है, क्या फर्क पड़ता है, दोनों की चीज a प्लस बी या b प्लस ए। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस फॉर्मूले को लगा दीजिए, तो 2a हो गया, और ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, और ये इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s प्रूव हो जाती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। एनसीईआरटी के हिसाब से x की जगह s की जगह x यूज करते हैं, u की जगह v नॉट यूज किया है बुक में, तो वो भी मैं बता रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट है ना, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लगाई जा रही है, लगा दी जाएगी जैसे ही मौका मिलेगा। ये तीसरी इक्वेशन आपने डेराइव कर दी है ग्राफिकल मेथड से, उम्मीद है ये बात पकड़ पाए होंगे आप। अब हम लोग करेंगे इसका, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज पहले बता दें, फिर कैलकुलस मेथड से हम डेराइव कराएंगे। देखिए ये एनसीईआरटी में
काइनेमैटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ये थी, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, अभी जो प्रूफ की है, x बराबर वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। ये इक्वेशन हमारी होती है, लेकिन ये कब होती है? ये होती है कि जब हमारा टाइम जीरो हो तो उस समय पोजीशन भी जीरो होनी चाहिए, यानी इनिशियल पोजीशन जीरो। इसको फिगर में समझिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब कोई स्टेट पाथ फॉलो कर रहा था कोई बॉडी, तो जब हमने टाइम शुरू किया काउंट करना तो उस समय वो ओरिजिन पे था, x बराबर 0 से शुरू हुआ है, तो ये इक्वेशन वैलिड होती है। अगर मान लीजिए कि जब आपने टाइम की गिनती शुरू की है वो x बराबर 0 पे नहीं था, इससे आगे था, तो इस इक्वेशन में थोड़ा बदलाव हो जाएगा। वो बदलाव मैं दिखा देता हूं आपको। मोर जनरल इक्वेशन एनसीईआरटी में दिया, आपके कोर्स में आपको जानना पड़ेगा अच्छी फिजिक्स के लिए, और बहुत सरल है। t बराबर 0 पर इनिशियल पोजीशन 0 ना होके x नॉट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जब t बराबर 0 से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं, घड़ी स्टार्ट कर रहे हैं नापने के लिए, उस समय ये ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन से आगे, मान लीजिए 100 मीटर आगे कोई दौड़ लगा रहा है, 100 मीटर आगे से लगा रहा है, तो ये x नॉट है। यहां x बराबर ओरिजिन है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया टाइम, x बराबर x नॉट से स्टार्ट किया, यहां से बॉडी स्टार्ट कर रही है। तब इस इक्वेशन में क्या होता है, जहां पर x आया है उसको x माइनस x नॉट से रिप्लेस कर देना है, बस। x को x माइनस x नॉट से, x बराबर 0 था, x नॉट एक्स्ट्रा है, तो x माइनस x नॉट करके रिप्लेसमेंट कर देना है। तो यहां पर देखिए पहली इक्वेशन हो गई, इसमें x था ही नहीं, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी या u प्लस ए टी। दूसरी बात क्या हो गई, x की जगह x माइनस एक्स नॉट, ये डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, इसलिए x माइनस एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट है। तो x माइनस एक्स नॉट बराबर वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बात पकड़ में आई। तीसरे में भी जहां x है वहां x माइनस एक्स नॉट लिख देना, वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। तो ये जनरल फॉर्म भी आप सीख गए, जो कई बार आपको इतनी सरलता से, मुझे नहीं पता, मैंने बड़ी मेहनत की है कि आपको सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में पकड़ा दूं। और देखिए इसके लिए फिगर विगर किताबों में नहीं छपा हुआ है, ये मैंने अपने दिमाग से सोच सोच के बनाया है, जिससे आपको एकदम हलवा दे दूं। चलिए मजा आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए साहब, नोट कर लिए होंगे तेजी से पॉज करके। अब अगली चर्चा शुरू होती कि भाई ये जो इक्वेशंस का डेरिवेशन था ये कैलकुलस मेथड से कैसे किया जाए। तो कैलकुलस मेथड से करेंगे, यही इक्वेशन डेराइव कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलस मेथड से, जो बड़ी इंटरेस्टिंग मेथड होता है, आइए देखते हैं। उसका कोई फायदा भी है, वो भी मैंने लिखा है। तो डेरिवेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स इक्वेशन फ्रॉम कैलकुलस मेथड, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ही है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब होता है ए कांस्टेंट है मेरे बच्चे। आगे चलते हैं। बाय डेफिनेशन एक्सीलरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन डीटी, हम जानते हैं। अब यहां पर डीवी की वैल्यू ए इंटू ड्यूटी लिख सकते हो, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड विद प्रॉपर लिमिट्स। तो यहां पर ये इंटीग्रेट किया और ये लिमिट लगा दी। जब देखिए टी बराबर 0 पर था उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, u लिख दीजिए या v नॉट, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से v नॉट लिखा हूं। जब t बराबर टाइम t था तो इसकी स्पीड हो गई थी v, वेलोसिटी हो गई थी v। तो इसलिए इस तरह से हम लिमिट लगा देते हैं, t बराबर 0 पर v नॉट, t बराबर t पर v। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। आप जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो जिस वेरिएबल के हिसाब से इंटीग्रेट करते हैं वही आ जाता है, यानी ये आ जाएगा या v, अभी दिखेगा आपको। a क्योंकि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, इसलिए a बाहर चला जाएगा। आपको बताया था कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में a कांस्टेंट होता है। a0 to t dt। अब अगला कदम उठाया, इसका इंटीग्रेशन हो गया v, ये लोअर लिमिट v नॉट, अपर लिमिट v a, और इसका t हो गया लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, आप जानते ही हैं। फिर इसको यहां पर आप जानते हैं पहले अपर लिमिट लगते हैं माइनस फिर लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। तो v की जगह v रखा और माइनस फिर v की जगह v नॉट रखा, तो v माइनस v नॉट। यहां पर रखा a, t की जगह t और फिर t की जगह 0, तो t माइनस 0 जो कि at। तो ये v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू at, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस at हो गया। ये लोअर अपर लिमिट लगना आप जानते होंगे। कहीं पर भी जैसे यहां पर t लिखा है, at लिखा दिखाया आपको, मैं इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा आप पढ़े नहीं रहते ना तो गड़बड़ हो जाती है। ये पहले t की जगह t रखो, फिर ये t की जगह 0 रखो लोअर लिमिट, तो ये क्या वैल्यू हो गई, देखिए at यही लिखा हुआ है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
अब मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो डर लगेगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। अपर लिमिट की वैल्यू माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन जिसे आप बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, फर्स्ट क्लास। तो ये v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ये प्रूव हो जाता है कैलकुलस की विधि से, मेथड ऑफ कैलकुलेशन से, जो आप समझ पाए होंगे। इसको भी नोट कर लीजिए, सुंदर तरीके से बात समझ में आ गई। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। इसका फ्री का पीडीएफ आप ले सकते हैं, कैसे डाउनलोड करना है ये वीडियो की शुरुआत में 1 मिनट बताया है, सुन लीजिए। तो बार बार कमेंट करके आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि सर कैसे डाउनलोड करें, बहुत बच्चे पूछते हैं, इसलिए बार बार बता रहा हूं। अब चलिए इसकी दूसरी इक्वेशन निकालते हैं कैलकुलस विधि से यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। बाय डेफिनेशन v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ये डेफिनेशन ही होती है वेलोसिटी की, dx अपॉन dt। यहां पर आपने dx और v को dt से मल्टीप्लाई कर दिया, v dt, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ विथ प्रॉपर लिमिट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जब समय t बराबर 0 था तो इनिशियल पोजीशन थी x नॉट, जब t बराबर t टाइम था तो उसकी फाइनल पोजीशन थी, या t टाइम पर पोजीशन थी x। बात खत्म हो गई। अब यहां पे ये आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, और यहां v, तो v को लिख देंगे, ये फॉर्मूला पढ़े ना, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी या v नॉट प्लस ए टी, तो v की जगह हमने लिख दिया v नॉट प्लस ए टी। समझ में आई होगी बात। अब यहां पर आ गया x लोअर लिमिट अपर लिमिट ये, और यहां पर देखिए इसका अलग से इंटीग्रेशन प्लस ए टी का इंटीग्रेशन अलग से, ये अलग अलग इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला होता है वो लगाया, अलग अलग इंटीग्रेशन। एक कदम आगे बढ़ते हैं, x माइनस एक्स जीरो, पहले x की वैल्यू रखी, माइनस एक्स नॉट रखी। यहां पर आ गए v नॉट, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ये u है तो वो तो फिक्स है ना इनिशियल वेलोसिटी, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, v नॉट 0 टू t dt। अब एक्सेलेरेशन भी क्योंकि कांस्टेंट था, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, वो भी बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, 0 टू t dt। अब यहां पे x माइनस एक्स नॉट, और ये इसका आ गया t लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 टू t, और t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेशन थोड़ा आता होगा या सीख लीजिएगा, मैंने वीडियो बना रखा है, मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो है, फिजिक्स वाला इंटीग्रेशन कैसे सीखें, ठीक, तो वो मैंने बना रखा है, अभी 1-2 महीने पहले बनाया था, आपके काम आ जाएगा, 20 मिनट के अंदर ही सीख जाएंगे। तो t की बात करूं तो t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर अपॉन 2, और 0 टू t यहां पर लग गई इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब यहां x माइनस एक्स नॉट, वी नॉट t माइनस 0, दैट इज t, ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि जब 0 रखोगे तो t स्क्वायर ही आना है, t स्क्वायर की जगह पहले t माइनस t स्क्वायर की जगह 0, यानी 0 स्क्वायर, बात खत्म। खैर एनीवे ये इंटीग्रेशन आ गया होगा, आप समझ पाए होगे। तो x की वैल्यू हो गई x नॉट, ये इधर ले जाओ, x नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक जनरल इक्वेशन आप कैलकुलस की विधि से, मेथड से प्रूव कर पाते हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन यहां पर कर लीजिए। मेरे ख्याल से इस बात को आप पकड़ पाए होंगे। इसकी तीसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं, वहां थोड़ी तिकड़म करके इसको प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं। वी कैन राइट a इक्वल टू dv बाई dt होता है। अब हमने क्या किया, dx से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। अब इस dx बाई dt ये होता है v, तो देखिए मैंने इसको v लिख दिया और dv बाई dx स्क्वायर लिख दिया, इससे मैंने एरो भी लगा दिया, आप समझ जाएं। dx अपॉन dt क्या हो गया, v, ये v होता है, और dx dv अपॉन dx। अब यहां पर ये वैल्यू हुई a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। अब यहां पर हमने इसको लिख दिया v इंटू डी और a इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक कदम आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहां पर v रखा, यहां पर जब पोजीशन थी x नॉट, तो उस समय x नॉट यानी इनिशियल पोजीशन, उस समय इसकी स्पीड थी, वेलोसिटी थी v नॉट, और जब पोजीशन आई x तब इसकी स्पीड आई v, क्योंकि जो ये लिमिट लगाते हैं वो इस वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं। यहां पर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वाली लिमिट, यहां x पोजीशन वाली है तो पोजीशन वाली लिमिट, dx जिसमें रहता है, ठीक है। तो यहां पर v नॉट v आ गया और x नॉट x आ गया, x नॉट पे v नॉट, x पर v। अब आगे इंटीग्रेट कर दो, v का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर अपॉन 2, v नॉट v लोअर अपर लिमिट, a कांस्टेंट है, बाहर चला गया क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, x नॉट से x dx की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, v ये इसकी वैल्यू रखी, पहले v रखा तो v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v नॉट रखा तो v नॉट स्क्वायर अपॉन 2, यानी v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। a हुआ, यहां पर 1 था तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, तो x का x नॉट अपॉन x नॉट ऊपर अपर लिमिट x, वैल्यू रख दीजिए v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 a x माइनस x नॉट, और ये फॉर्मूला बन गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर v नॉट इधर ले गए, v नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x नॉट। ये थर्ड इक्वेशन आपकी काइनेमैटिक्स की यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए प्रूव हो जाती है। कितनी बढ़िया तरीके से प्रूव हो गई कैलकुलस की विधि से। ये डेरिवेशन भी आप सीख गए, इसको भी नोट कर लीजिए आप बड़े सुंदर तरीके से, मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। एकदम क्रिस्प एंड क्लियर टू द पॉइंट मैं आपसे बात कर रहा हूं। आगे चलते हैं,
अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि इस कैलकुलस मेथड का सबसे तगड़ा यूज किया है, ये तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमने निकाला है कैलकुलस से, इसको आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये बड़ा काबिले तारीफ काम था। कैलकुलस जो खोज थी उसके लिए न्यूटन साहब को भी काफी क्रेडिट दिया जाता है। और एक और साइंटिस्ट थे जो मेरे दिमाग से निकल रहे हैं, जिन्होंने इंटीग्रेशन, उनको भी क्रेडिट दिया जाता है इंटीग्रेशन खोजने का। न्यूटन हर जगह छाए हुए हैं, और भी एक साइंटिस्ट था जो मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है अभी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात पकड़ में आ रही होगी ना कैलकुलस मेथड का। चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, सब जगह ठोको, ऐसा ब्रह्मास्त्र आपको मिल गया है। इसको सीखते जाएंगे, मजा लेते जाएंगे। आगे चलते हैं, अब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, फ्री फॉल की। फ्री फॉल क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब केवल ग्रेविटी काम कर रही हो। ग्रेविटी जो अर्थ खींचती है जिस फोर्स से, तो केवल अर्थ खींच रही हो उसी फोर्स से, तो हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, केवल ग्रेविटी ही काम कर रही हो। दूसरा, नियर द सरफेस अर्थ के जी को कांस्टेंट लेते हैं 9.8, -9.8 बोलते हैं क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में लगता है। अगर हम वाई एक्सेस खींचेंगे, ऐसे देखिए, आपको समझा रहे हैं, ये ओरिजिन हो गया, इस डायरेक्शन में प्लस लेते हैं और इस डायरेक्शन में माइनस लेते हैं। तो क्योंकि ये जी हमेशा नीचे लग रहा होता है तो ये माइनस जी होता है। समझ गए होंगे, -10 या -9.8 जितना भी आप पकड़ के चल रहे हैं। अगर नहीं दिया है तो 9.8 ही पकड़िएगा, कहीं स्कूल वाले काट ना दें। और बाकी दिया है कि 10 मानो तो प्रेम से मान लीजिएगा। एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ रेयर रेजिस्टेंस। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम जो एयर रेजिस्टेंस है उसको इग्नोर करते हैं, उसको नहीं मानते हैं। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी है या फ्री फॉल की कंडीशन है। फ्री फॉल क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। आइए कुछ ग्राफ देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं और आपके से पूछे बहुत जाते हैं। जैसे ये 80 ग्राफ है। 80 ग्राफ मतलब इधर एक्सेलरेशन है देखिए, और इधर टाइम है। तो आप जानते हैं ए बराबर -g, मैंने समझा दिया था कि क्योंकि माइनस नीचे लग रहा है तो इसकी वैल्यू होती है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये यूनिफॉर्मली यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इस दशा में क्या होता है, टाइम कुछ भी बीत जाए ये नहीं बदलने वाला, कांस्टेंट है। तो टाइम के बदलते स्वरूप पर भी ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, यानी ये पैरेलल लाइन मिलती है। ये 80 ग्राफ है फ्री फॉल का या मोशन अंडर ग्रेविटी का। बात पकड़ में आई होगी। दूसरी बात करते हैं वीटी ग्राफ। ये देखिए वी है, ये देखिए टी है। इस वीटी ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन कैसे आ गई, इसको भी आपको समझा देता हूं मैं। यहां पर देखिए, मान लीजिए किसी बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हैं नीचे, मोशन अंडर ग्रेविटी। शुरुआत में इसकी स्पीड या वेलोसिटी आपने 0 पकड़ ली है, एक्सेलरेशन कितना -g है, और फाइनल वेलोसिटी जो लगने, किसी भी क्षण ले ले, v क्या मिलेगी, v। फाइनल भी हो चाहे बीच में हो, कहीं हो, v एक वेलोसिटी हो गई। फॉर्मूला लगाओगे v = u + 80 या v0 + 80। अब यहां पर आपने v रखा है, v0 है 0 और a की जगह -g और t वैल्यू रख दीजिए। v = g की वैल्यू 9.8 t मीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, v इज प्रोपोर्शनल टू t। स्ट्रेट लाइन हमेशा जब कोई भी चीज लीनियर प्रोपोर्शनलिटी में जाती है तो स्ट्रेट लाइन मिलती है। साथ में ये स्लोप है -9.8, तो ये क्या दिखा रहा है, निगेटिव स्लोप है, इसलिए स्ट्रेट लाइन मिलेगी और निगेटिव इस तरह से नीचे जाती हुई लाइन मिलेगी, जिसका जो अगर पीछे बढ़ा दे पॉजिटिव एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, निगेटिव स्लोप है इसका। ठीक है, तो इस तरह का ये ग्राफ क्यों मिलता है ये भी मैंने समझा दिया। मोशन अंडर ग्रेविटी या हम फ्री फॉल की बात कर रहे हैं। आइए अगली बात करते हैं, वाईटी ग्राफ इन फ्री फॉल। अब वाईटी ग्राफ की बात कर रहे हैं। वाईटी ग्राफ क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है उसको वाई एक्सिस में ले लिया है। ये y = 0 है, इधर वाला y पॉजिटिव है बेटा और इधर वाला y निगेटिव है। और अगर हॉरिजॉन्टल होता तो x एक्सिस ले लेते, कोई इसमें दिक्कत नहीं। xt ग्राफ हो या yt ग्राफ हो, मतलब वही है। बात पकड़ में आ रही होगी। तो यहां पर ऐसा कर्व क्यों मिल रहा है वाईटी ग्राफ में? ऐसा इसलिए मिल रहा है कि वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम क्या है, v0 t, a = -g। अब s = ut + ½ t² लगा दिया। s का मतलब है मोशन इन 1D, यानी y ले लिया है, और ये 0 × t है, -½ gt², a की जगह -g। अब इसको देखिए, इस g की वैल्यू रख दीजिए 9.8/2, तो -4.9 t² आ जाएगा। y इज प्रोपोर्शनल है t² के। ये पैराबोलिक इक्वेशन होती है, आपने क्लास 10th में ही पढ़ी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पैराबोलिक होती हैं। तो ये पैराबोला है, क्योंकि ये निगेटिव में दिया हुआ है इसलिए इस तरह का पैराबोलिक इक्वेशन आपको मिल रही है। ये किसका ग्राफ है, वाईटी ग्राफ। तो ये ग्राफ भी आप समझ गए, और ये फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी का ग्राफ है
YT ग्राफ इस तरह से बनेंगे। ये ग्राफ याद होने चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा 2 लाइनें ये भी पकड़ लीजिए तो मजा ही कुछ अलग है ना। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी का जो मेरा मन था आपको कराऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 2.3। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ये एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। यहां से ये ओरिजिन मैंने लिया, यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ V0 से फेंक रहे हैं जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। इस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो 25 मीटर है जैसा आप देख पा रहे हैं। हाउ हाई विल द बॉल राइज। ये बॉल कुछ ऊपर तक जाएगी, फिर यहाँ क्षण भर के लिए रुकेगी, फिर नीचे गिरेगी। कह रहा है ये हाइट निकालो, यहां से यहां तक जो पहुंच रही वो हाइट बताओ। दूसरी बात कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। कितना समय लेगी जब वो जमीन पर आके लड़े। और जी की वैल्यू इसमें बोल दी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तो टेंशन नहीं, जिससे सिंपल आपका कैलकुलेशन हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन मोशन या कोई भी सवाल करें, ओरिजिन मान लें। ओरिजिन स्वतंत्र है आप मानने के लिए, कहीं भी मान सकते हैं। तो हम यहां पर ओरिजिन यहीं पे मान ले रहे हैं। एनसीईआरटी में यहां नहीं माना है, जमीन पे माना है। मैं यहां मान रहा हूं, चीजें और सरल हो जाएंगी। तो ये ओरिजिन यहां पकड़ लिया है हमने। अब ओरिजिन से ऊपर वाला वाई पॉजिटिव और नीचे का डायरेक्शन निगेटिव, ये वाई एक्सिस पे मोशन है क्योंकि वर्टिकल मोशन है। बात समझ में आई होगी। अब उस अवस्था में V0 क्योंकि ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर वाला हिस्सा प्लस, नीचे वाला माइनस। तो V0 शुरुआती वेलोसिटी कितनी थी? प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। GA कितना है? माइनस G, क्योंकि A लग रहा है नीचे, देखिए तो नीचे माइनस G यानी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। V0 है। जब ये B पर पहुंचेगा तो आप जान रहे हैं कि V या इसको VB लिख लीजिए, इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। और Y0 यानी इनिशियल पोजीशन क्या है? तो ओरिजिन यहीं से लिए हुए, तो Y0 शून्य है। Y0 शून्य है क्योंकि ओरिजिन से ही स्टार्ट कर रहे हो। अब आप सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर या V0 स्क्वायर प्लस 2A Y माइनस Y0। ये जनरल फॉर्मूला यूज करने की आदत डाल लीजिएगा तो बहुत सुखी रहेंगे, मतलब क्लैरिटी बनी रहेगी। अब V हो गया 0, ये देखा था आपने। V0 प्लस 20 मीटर और 2A की वैल्यू माइनस 10 क्योंकि माइनस G के बराबर था। Y और Y0 की वैल्यू 0। अब आगे कैलकुलेशन किया, 0 बराबर 400 और ये आ गया माइनस 20Y। अब ये Y की वैल्यू निकालेंगे तो 400/20 यानी प्लस 20 मीटर। ये आंसर हो गया। यानी A से फेंकोगे तो B पर यानी 20 मीटर ऊपर तक ये जाएगी। अब इसका अगला पार्ट करेंगे। देखिए ये यहां पर प्लस माइनस लेना और इस इक्वेशन को यूज करना आपको आना चाहिए। सेकंड पार्ट इंटरेस्टिंग है कि कितना समय आपको लगेगा। तो मैं सेकंड पार्ट के लिए ये देखिए, मैं सेकंड पार्ट यहां करता हूं। यहां देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, जो काम सरल कर देगी। कई बच्चे क्या करते हैं, यहां से यहां तक का टाइम निकालेंगे, फिर ऊपर से नीचे तक का टाइम निकालेंगे, फिर T1 प्लस T2 करेंगे। वो भी सही मेथड है, लेकिन वो लॉन्ग मेथड है कि पहले ऊपर जाने का समय फिर नीचे जाने का समय। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन अपना मैग्नीट्यूड और दिशा नहीं बदल रहा, जो कि G नहीं बदलता है, तो आप इनिशियल फाइनल पोजीशन से ही सारा काम कर सकते हैं। ये मैंने लिखा है कि फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाइंग फॉर्मूला, तो Y माइनस Y0 इज इक्वल टू V0 T प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये हम जानते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर देखिए Y माइनस 25 मीटर है। यहां से देखिए ये फाइनल पोजीशन यहां है ना, तो ये ऊपर प्लस ये माइनस, तो ये नीचे यहां से जोड़ोगे तो 25 माइनस में आ जाएगा। ये पोजीशन जमीन की क्या है? नीचे माइनस है और कितना माइनस? 25 मीटर। तो Y की वैल्यू, Y फाइनल कह लीजिए माइनस 25 मीटर। समझ में आया माइनस क्यों लिया? Y0 0 है क्योंकि शुरुआत 0 से हो रही थी। V0 कितना है? ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। A था माइनस G जो कि माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जानते ही थे। अब अगला कदम बढ़ाया हमने, वैल्यू रखी, Y की वैल्यू माइनस 25 माइनस 0, यही वैल्यू पुट कर रहे हैं। V0 T यानी प्लस 20T और हाफ A की जगह माइनस 10 T स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया तो माइनस 25 20T माइनस 5T स्क्वायर। फिर इसको रीअरेंज कर लिया, 5T स्क्वायर और 20T इधर ले आए। 5T स्क्वायर माइनस 20T माइनस 25 बराबर 0। 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो T स्क्वायर माइनस 4T माइनस 5 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, बहुत ही सरल है, फैक्टर हो जाएंगे। तो T बराबर 5 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो T बराबर 5 सेकंड आंसर आ गया। ध्यान रखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इनिशियल फाइनल से एक साथ सवाल
कर सकते हैं बहुत मजबूत तरीके से। हमेशा ध्यान रखिएगा ये सब डिस्प्लेसमेंट का मैटर होता है, जो मैंने बड़ी आसान भाषा में समझाया। इस तरह से पूरा चैप्टर मैंने बारीकियों डिटेल वर्जन में सब कुछ समझा दिया 1.5 घंटे से कम वक्त में। तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो द्रोणा 1.8 में शामिल हो सकते हैं। उनको डेरिवेशन उनके बनने लगेंगे, न्यूमेरिकल निकलने लगेंगे, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत आसान लगेंगे और फिजिक्स पढ़ने का मन करेगा। कई बार बहुत से टीचर, अधिकतर टीचर है, बहुत से टीचर कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ाते हैं तो आप डर जाते हैं फिजिक्स से और डर फिर पढ़ने का मन नहीं करता, और जब मन ही नहीं करेगा तो फिर चीजें आएंगी कैसे। इसके साथ साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हर सवाल का वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा मेरे सॉलिड एक्सप्लेनेशन के साथ। एनसीईआरटी सोल्यूशन तो हजारों हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन का फर्क होता है, तो 0 to हीरो वाला एक्सप्लेनेशन मेरा है। साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जांपल्स, उसका भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा सुपरलेटिव एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, और साथ में चैप्टर वाइज वर्कशीट भी आपको मिलेगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरी रहती है सॉल्व, जिससे आपको सारी चीजें पढ़ने में मदद मिलेगी। डेरिवेशन निकलेंगे, न्यूमेरिकल निकलेंगे, कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज सीख जाएंगे, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल सीख जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वर्कशीट लगा के वो भी सीख जाएंगे। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं द्रोणा 1.1 का कोर्स 11th क्लास के लिए, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, द्रोणा 1.0 भी आपको दिखाई पड़ेगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, मेरे साथ पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। और ये थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही सॉलिड वीडियो के लिए अरविंद एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिजिक्स के डिटेल्ड वीडियो एकदम इजी भाषा में, मैं इसीलिए बोलता हूं लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। जी हां, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता, क्योंकि जब मैं मोटिवेटेड हूंगा आप तो भी मोटिवेटेड रहिए, तो उससे मैं और अच्छे डिटेल्ड मस्त वीडियो बनाऊंगा जिससे आपके कैरियर बिल्ड करने में आपको आसानी होगी। तो हम एक दूसरे के साथ पॉजिटिव एनर्जी बांटेंगे जिससे शानदार परफॉर्मेंस मैं भी कर सकूं और आपके लिए कर सकूं, आप अपना कैरियर बना सकें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट पढ़ता हूं और मुझे खुशी होती है अच्छे कमेंट को देखकर, और कम से कम एक दोस्त को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है, एज ए गुरु दक्षिणा, जिससे उसका भी भला हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।